हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीजी टेट पेपर 2 के लिए साइंस के कुछ प्रश्न देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बस अब 2 ही दिन बचे हुए हैं, आज और कल। तो जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा वो हमें मोटिवेट करेगा कि हम आपकी बेटर से बेटर प्रिपरेशन करवा सकें और अच्छे से अच्छा कंटेंट और MCQ आप तक ला सकें। तो आई रिक्वेस्ट यू और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा सेशन को। तो चलिए फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। साइंस के कुछ प्रश्न देखने जा रहे हैं, हम डायरेक्ट आंसर डिस्कस करेंगे। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करते हैं तो क्या है हमारा, एक समतल दर्पण में बनी छवि डैश से गुजरती है। किससे गुजरती है? तो पार्श्व व्युत्क्रम से गुजरती है, लेटरल इन्वर्जन जिसको हम बोलते हैं। ठीक, फिर क्या है, pH स्तर 0 के साथ एक जलीय घोल डैश है। pH स्तर 0 के साथ एक जलीय घोल डैश है, क्या है? अम्लीय है। क्या है? अम्लीय है। फिर उसके बाद में यदि हम बात करें कि धातु में प्रयुक्त खनिजों से जुड़ी अशुद्धियों को डैश कहा जाता है। तो बताइए, जो खनिज होते हैं उनमें जो अशुद्धि, प्रयुक्त खनिजों से जुड़ी जो अशुद्धियां होती हैं, जो इम्प्योरिटीज होती हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? तो जो इम्प्योरिटीज होती हैं उनको हम अधात्री या गैंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग या अधात्री बोलते हैं इम्प्योरिटीज को। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, और ये प्रायः खनिजों में मिट्टी, कंकड़, पत्थर आदि ये सब क्या है? तो ये पदार्थ हमें मिलते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? अधात्री या गैंग के नाम से हम जानते हैं। ये अशुद्धियाँ होती हैं खनिजों में। ठीक, फिर उसके बाद में क्या है, सल्फाइड अयस्क की सांद्रता डैश प्रक्रिया द्वारा होती है। कैसे होती है? सल्फाइड अयस्क की सांद्रता तो फोर्थ फ्लोटेशन से होती है। किससे होती है? फोर्थ फ्लोटेशन प्रक्रिया के द्वारा होती है। धात्विक तार की प्रतिरोधकता डैश पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करती है। फिर क्या, एक मायोपिक व्यक्ति केवल डैश को स्पष्ट रूप से देख सकता है। किसको देख सकता है? मायोपिक निकटवर्ती, मायोपिक निकटवर्ती, नियरर ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद हाइपरमेट्रोपिया या फिर हाइपरपिया, उसको वो किसको देख सकते हैं? तो फार साइटेडनेस, दूर की चीज को। ठीक है, मायोपिक व्यक्ति किसको देखता है? पास की चीज, और हाइपरमेट्रोपिया दूर की। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। मानव आंख डैश पर किसी वस्तु की छवि बनाती है। किस पर छवि बनाती है? रेटिना पर बनाती है, डैश पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि इसी तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये इनमें से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। तो पूरी संभावना है, इसीलिए बहुत ध्यान से अटेंड कीजिए सेशन को और साथ में उत्तर बताते चलिए। उत्तर भले ही आपको दिख रहा है लेकिन आप तो अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उत्तर आप लोगों को याद भी करना है इसके साथ साथ में। ठीक, फिर उसके बाद डैश नेत्र लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार है। क्या जिम्मेदार होता है? तो सिलियारी मसल्स जिम्मेदार होते हैं। सिलियारी मांसपेशियां नेत्र लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक, ये क्या है? सिलियारी मसल्स सर्कुलर स्ट्रक्चर की तरह दिखते हैं, यानी कि ये क्या है? इट प्रोड्यूसेस फ्लूइड इन द आई कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। ये जो है एक फ्लूइड को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और ये जो है इट ऑल्सो कंटेन्स द जैसे यदि हम सिलियारी मसल्स की बात करते हैं तो कहाँ पे रहते हैं, आइए देख लेते हैं। जैसे कि यदि हम इस तरह की आकृति देख रहे हैं, ठीक है, तो आकृति में यदि हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इस तरीके की यहाँ पे ये किनारे किनारे पे जो मसल्स होती हैं हमारी,
उसको ही हम क्या कहते हैं, तो उसे ही हम सिलियारी मसल्स कहते हैं। तो नेत्र लेंस की फोकल लंबाई में परिवर्तन लाने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, यही सिलियारी मसल्स जिम्मेदार होती है। ठीक है, सिलियारी मसल जो है जिम्मेदार होती हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, डैश का उपयोग हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किया जाता है। देखो हाइपरमेट्रोपिया देखोगे मतलब कि व्यक्ति को क्या दिख रहा है, दूर की चीजें अच्छी दिख रही है। मायोपिया की बात करते हैं तो उसको निकट की चीज अच्छी से दिख रही है। तो इसको ठीक कैसे किया जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया को कैसे ठीक किया जाता है, तो हाइपरमेट्रोपिया को तो पास की चीजें ब्लर दिखती हैं, दूर की चीजें एकदम क्लियर विजन दिखता है इनको। तो हाइपरोपिया भी बोलते हैं, हाइपरोपिया के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, हाइपरोपिया या हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही सही एक ही होता है ना, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इसको हम कैसे ठीक कर पाते हैं, इसको हम ठीक कर पाते हैं कॉन्वेक्स लेंस की सहायता से, उत्तल लेंस की सहायता से। क्यों, क्योंकि ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है इट इंक्रीजेस द पावर ऑफ द आई एंड द इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द रेटिना। ये इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसको ठीक किया जाता है उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और ये जो है हम इमेज को रेटिना, इमेज इज ऑब्टेन्ड ऑन द रेटिना, हमारी आई के पावर को इंक्रीज करता है ये कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस जिसको हम कहते हैं। फिर क्या पूछा जा रहा है हमसे, डैश ने कोशिका की खोज की। बताइए किसने कोशिका की खोज की, तो रॉबर्ट हुक ने की। किसने, रॉबर्ट हुक ने की। पानी मानव वजन का लगभग डैश प्रतिशत बनाता है। कितना प्रतिशत बनाता है मानव वजन का, तो 50% पानी बनाता है। ठीक, मानव कान की श्रव्य श्रेणी क्या है बताइए, मानव कान की श्रव्य श्रेणी कितनी है, तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। यदि हम बात करें, यदि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है कोई सी साउंड वेव्स, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। ठीक है, यदि 20 हर्ट्ज से यदि कुछ कम होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक्स बोलते हैं। ये दोनों ही सुनाई नहीं देती हैं, ये दोनों ही सुनाई नहीं देती हैं, ये इनऑडिबल साउंड्स होती हैं, इनऑडिबल साउंड्स फॉर ह्यूमन। ठीक है, ये दोनों ही सुनाई नहीं देती, ये श्रव्य श्रेणी नहीं होती है हमारी, इनऑडिबल साउंड्स हैं ये फॉर ह्यूमंस। और तो फिर हमें सुनाई कितने में देगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। ठीक है, तो मानव कान की श्रव्य श्रेणी कितनी है, 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। 20 से कम हुई तो इंफ्रासोनिक हो जाएगी, वो सुनाई नहीं देती। 20,000 से अधिक होती तो अल्ट्रासोनिक होती, तो वो भी सुनाई नहीं देती। ठीक, फिर अमीबा नियंत्रण रेखा के लिए डैश का उपयोग करता है। तो अमीबा नियंत्रण रेखा के लिए किसका उपयोग करता है, तो स्यूडोपोडिया का उपयोग करता है। किसका उपयोग करता है अमीबा, स्यूडोपोडिया का उपयोग करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या होती है, तो किसी तत्व की परमाणु संख्या स्थिर रहती है। ठीक, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी तत्व की परमाणु संख्या स्थिर रहती है। एक मक्का बीज में खाद्य डैश में संग्रहित किया जाता है। किस में संग्रहित किया जाता है, एंडोस्पर्म में संग्रहित किया जाता है। किस में संग्रहित किया जाता है, एंडोस्पर्म में। एक मक्का बीज में खाद्य एंडोस्पर्म में संग्रहित किया जाता है। फिर 22+X मानव के शुक्राणुओं में डैश की संख्या है। किसकी संख्या है, क्रोमोसोम्स की संख्या है। किसकी, क्रोमोसोम्स की, गुणसूत्र की, किसकी, गुणसूत्र की संख्या है। कुल मिलाकर के कितने होते हैं, 46 होते हैं। ठीक, किस तरीके से होते हैं, तो 22 और प्लस में X होता है, और 22 प्लस में एक जो यानी कि कितने पेयर रहते हैं कुल मिलाकर के, तो 23 होते हैं। कितने होते हैं, 23 होते हैं, लेकिन 22 रहते हैं और एक पेयर अलग रहते हैं ना। 22+X और 22+X यही लोग जो है आपस में मिलने का कार्य करते हैं, या फिर यही लोग जो है लिंग निर्धारण का कार्य करते हैं, XX और XY।
ठीक है, लिंग निर्धारण का कार्य यही करते हैं। बाकी तो दोनों में ही, चाहे हम मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, बराबर ही होते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में ये क्या है, एल्कोहल का उत्पादन डैश की हाइड्रेशन द्वारा किया जाता है। बताइए किसका हाइड्रेशन होता है एल्कोहल उत्पादन में? तो एल्कोहल उत्पादन में एल्कीन्स का हाइड्रेशन होता है। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, यानी कि एल्कीन्स के हाइड्रेशन से अल्कोहल प्रिपेयर किया जाता है। फिर क्या पूछा गया है, जाइमीज ने स्टार्च को डैश में बदल दिया। किसमें बदला था? ग्लूकोज। जाइमीज ने स्टार्च को ग्लूकोज में बदला है। किसमें? ग्लूकोज में। ठीक है, फिर क्या है, ग्लिसराइड का सैपोनिफिकेशन डैश प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो साबुन, ग्लिसराइड से क्या प्राप्त होता है? साबुन। किसके द्वारा? तो सैपोनिफिकेशन के द्वारा होता है। ठीक, फिर गंगा एक्शन प्लान डैश में शुरू किया गया था। तो कब शुरू किया गया था? ये एक बहुत बड़ा एक्शन प्लान माना जाता है, जो कि 1985 में प्रारंभ किया गया था। 79 से लगभग विचार चालू हो गया था, लेकिन फिर 85 से जो है हम ये मानते कि ये जो है प्रारंभ हो गया है। ठीक, फिर क्या, अमीबा डैश की तरह पोषण दिखाता है। किसकी तरह दिखाता है? तो होलोजोइक की तरह पोषण दिखाता है। किसकी तरह? होलोजोइक की तरह पोषण दिखाता है अमीबा। फिर उसके बाद में आपसे पूछा गया है, हमारे शरीर का डैश अंग ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करता है। तो मुखर तार ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपन करता है। ठीक, फिर क्या है, पानी के अंदर एक हवा का बुलबुला डैश की तरह व्यवहार करता है। बताइए, पानी के अंदर जो है हवा का बुलबुला कैसे किसकी तरह व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। ठीक, एक बॉल बियरिंग डैश घर्षण प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? तो रोलिंग घर्षण प्रदान करता है। ठीक है, एक बॉल बेयरिंग क्या प्रदान करता है? तो रोलिंग। फिर क्या पूछा गया है, रिक्टर स्केल डैश को मापने की एक इकाई है। किसको मापने के लिए? तो अर्थक्वेक को। ठीक, भूकंप की तीव्रता को। देखो, रिक्टर स्केल, ये दोनों याद रखना है ना, रिक्टर और मसाली स्केल को बिल्कुल याद रखना। ये भूकंप को नापने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। भूपन मापन के यंत्र है ये। यदि हम ये स्केल की रिक्टर स्केल की बात करें तो ये मैग्नीट्यूड को नापता है। ठीक, रिक्टर किसको नापता है? मैग्नीट्यूड को नापता है। और मर्काली किसको नापता है? तो इंटेंसिटी को नापने के लिए है ये। ठीक है, किसके लिए? इंटेंसिटी। मर्काली स्केल इंटेंसिटी को नापने के लिए है। देखो, याद कैसे करोगे? एक ट्रिक बताती हूँ, क्योंकि अक्सर ये वाली चीजें एग्जाम में पूछी जाती। रिक्टर स्केल अर्थक्वेक को नापने की एक इकाई है। जो रिक्टर है वो मैग्नीट्यूड को नापता है और मर्काली जो है इंटेंसिटी को नापता है। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद करने का तरीका बता रही हूँ। देखो, ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेट होते हैं ना, तो कैसे याद करोगे? पहले यदि हम बात करें, किसकी बात करते हैं? यदि हम अल्फाबेटिकल चलते हैं तो पहले क्या आता है? आई आ गया। ठीक, फिर उसके बाद एम आता है, फिर उसके बाद क्या आता है? एम आता है, फिर उसके बाद में आर आता है। ठीक, तो आई से इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी कौन नाप रहा है? मर्काली स्केल नाप रहा है। ठीक, फिर एम से मैग्नीट्यूड भी होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और मैग्नीट्यूड को कौन नाप रहा है? रिक्टर नाप रहा है। ऐसे याद करने का। ए से लेकर के यदि हम जेड की बात करें, यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर की यदि हम बात करें, तो पहले आई आता है ना, बिल्कुल आता है, फिर एम आता है, फिर आर आता है। ठीक, तो आई से इंटेंसिटी को कौन नापा? मर्काली स्केल नापा। फिर उसके बाद अब पहले आई से एम चलो, फिर एम से आर चलना है, तो एम से यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लो। अब मैग्नीट्यूड को कौन नापा? तो रिक्टर स्केल नापा। ऐसे याद कर लेना, क्योंकि एग्जाम में हम अक्सर भूल जाते हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या पूछा गया? डैश को कोल टार्स से प्राप्त किया जाता है। बताइए, तो नेप्थलीन बॉल्स को जो है कोल स्टार्स से प्राप्त किया जाता है। फिर चक्रवातों की निगरानी डैश की मदद से की जाती है। तो उपग्रह की निगरानी चक्रवातों की निगरानी
उपग्रह की मदद से की जाती है। ठीक, फिर क्या, लिटमस एक प्राकृतिक डाई है जिसे डैश से निकाला जाता है। किससे निकाला जाता है बताइए, तो इसको किससे निकालते हैं हम, लिटमस को। तो लिटमस को हम लिचिन से ऑब्टेन करते हैं। किससे, लिचिन से ऑब्टेन किया जाता है। देखो लिटमस जो होता है ना, वो एसिड बेस इंडिकेटर होता है। ठीक है, क्षार अम्ल इंडिकेटर होता है, एसिड बेस इंडिकेटर होता है, ये इंडिकेटर है ये। ठीक है, सूचक यानी कि बताता है, जो कि किससे ऑब्टेन किया जाता है, लिचिन से ऑब्टेन किया जाता है। ठीक, ये लिटमस ना जनरली, लिटमस पेपर जो होता है ना, वो जनरली जो है रेड और ब्लू कलर का होता है, आइदर रेड और ब्लू। ठीक है, आइदर रेड और ब्लू होता है। तो यदि हम बात करते हैं कि जब ये लिटमस पेपर को हम जो है क्या करते हैं, हम एसिड में डिप करते हैं। ठीक है, एसिड में डिप करते हैं तो ये किस में परिवर्तित हो जाता है, ये ब्लू से ना रेड में बदल जाता है। ठीक, फिर यही इसी लिटमस को यदि हम बेस में यदि डिप करते हैं तो रेड से ये क्या हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अम्ल के क्या है, अम्ल में यदि डुबाओगे तो वो क्या हो जाएगा, नीले से लाल हो जाएगा। यदि क्षार में डुबाओगे तो वो लाल से नीला हो जाएगा। ठीक, अब याद कैसे करें, अक्सर एग्जाम में हम तो भूल जाते हैं, रेड था ब्लू था या ब्लू से रेड हो गया, किस में हो गया। देखो मैं एक ट्रिक बता देती हूँ, अल्फाबेटिकल चलना है। ठीक, ए के बाद में क्या आता है, बी आता है, ए के बाद में बी आता है। जहां कहीं भी आपको दिखे कि किस में डालने पे ब्लू से रेड हो जाता है, तो बस बी देख रहे हो ना, अच्छा किस में पूछ रहा है, बी आया, बी से पहले क्या आता है, ए आता है, यानी कि एसिड होगा, वो एसिड होगा। ठीक, फिर उसके बाद में आपसे पूछा गया किसमें डालने पे लाल से नीला हो जाता है, यानी कि रेड से ब्लू आता है। तो आप यहाँ पे देखिए, अच्छा रेड है ना, तो रेड मतलब कि वहां पे बी आएगा। यदि बी आया है तो उसके पहले केवल ए आ रहा है, यानी कि वो क्या हो गया, एसिड हो गया। अब तो यहाँ पे आर आ गया, तो हमको एक और क्या लगा देना है, इधर पे बी तो इधर पे बी। ट्रिक बस बता रही हूँ, बाकी याद तो आपको अपने से करना है। चीजें याद कैसे अब लास्ट टाइम में हो जाए हमें, वो इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अक्सर जो चीज हम भूल जाते हैं उसी चीज को मैं फोकस करके आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलते ही हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, एक पशु 29 होगा, एक पशु डैश एक पशु कोशिका में मौजूद नहीं है। तो क्या मौजूद नहीं है पशु कोशिका में, सेल वॉल नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पशु कोशिका में मौजूद क्या नहीं है, तो सेल वॉल नहीं है। फिर क्या है, डैश श्वसनली में वायु मार्ग और भोजन मार्ग को सुनिश्चित करता है। तो क्या सुनिश्चित करता है, एपिग्लॉटिस सुनिश्चित करता है, श्वसन नली में वायु मार्ग और भोजन मार्ग को सुनिश्चित करता है। फिर फेफड़ों में गैसीय विनिमय डैश में होता है, तो किस में होता है, एल्वियोली में होता है, यानी कि वायु कोष्टिका में होता है। वायु कोष्टिका की यदि हम बात करें तो जैसे कि वायु कोष्टिका, हृदय की यदि हम बात करें, फेफड़ों की, लंग्स की यदि हम बात करते हैं तो लंग्स में ये गैसीय विनिमय में होता क्या है कि ऑक्सीजन को जो है हमारे तक पहुंचाने का कार्य और कार्बन डाइऑक्साइड को यानी कि फेफड़ों तक पहुंचाने, गैसीय विनिमय में क्या होता है कि ऑक्सीजन को हमारी कोशिकाओं तक पहुंचाया जा रहा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर निकाला जा रहा है, वो गैस एक्सचेंज है। ठीक, फिर यदि हम बात करें तो इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है हमारे लंग्स का, है ना। ये थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं है, उसको आप लोग सुधार लेंगे, अपने अनुसार बना लेंगे। ये लंग्स का, तो ये जो है हमारी ये जो कोष्टिका है, यहाँ पे क्या होता है, तो ये पूरी हमारी वायु कोष्टिका होती है ना। यहाँ पे क्या होता है, वायु कोष्टिका होती है। अब ये वायु कोष्टिका ऐसे ऐसे दिखती है, ऐसे ऐसे करके ये दिखती है ना यहाँ पे। तो ये जो वायु कोष्टिका होती है, तो एक तरफ में लगभग मानव फेफड़ों में लगभग ये वायु कोष्टिका कितनी होती है, तो लगभग 15 करोड़ है। कितनी है, 15 करोड़ है, यानी कि दोनों को मिलाकर के देखोगे तो लगभग 30 करोड़ वायु कोष्टिकाएं हैं, एल्वियोली है। और यहाँ पे ये क्या होता है, ये गैसीय विनिमय का, फेफड़ों में गैसीय विनिमय ये इन्हीं वायु कोष्टिका में होता है। ठीक है, समवायु यानी गैसीय विनिमय मतलब कि हमारी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 को बाहर निकालने का कार्य करना। ठीक है, समझ में आया। फिर उसके बाद यानी कि ये क्या है, फेफड़ों की ये कुपिका, ये इकाई हो रही है जिसमें क्या होता है,
विसरण होता है, और विसरण के अंतर्गत पता है गैसों का आदान प्रदान होता है। विसरण में क्या होता है? विसरण मतलब गैसों का आदान प्रदान, और गैसों का बताइए आदान प्रदान अक्सर क्या गैसे कैसे होता है? तो गैसों का आदान प्रदान अक्सर अधिक दाब से कम दाब की ओर होता है, कम दाब की ओर होता है। ठीक, फिर यदि कम दाब की ओर होता है तो देखो यदि हम बात करें ऑक्सीजन, हमारे शरीर में जो है उसका दाब क्या है? उसका दाब तो कम है। ठीक, और यदि हम वायुमंडल में जो ऑक्सीजन जो विद्यमान है उसकी बात करेंगे तो ऑक्सीजन वहां पे अधिक है, तो इसीलिए, और ये अधिक दाब से कम दाब की ओर जाता है, तो क्या होगा ये, यानी कि किस तरीके ऑक्सीजन अब हमारी कोशिकाओं में इसीलिए प्रवेश करता है। तो ये विसरण होता है, यानी कि गैसों का आदान प्रदान होता है ये गैसीय विनिमय में। ठीक है, समझ में आया? फिर क्या है? केवल पशु कोशिकाओं में डैश केवल पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है। तो क्या मौजूद होता है? तो सेंट्रोसोम जो है केवल पशु कोशिकाओं में ही मौजूद होता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ प्रश्न देखे हैं साइंस के जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में आने लायक क्वेश्चंस हैं, और इसी प्रकार से प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो ये सेशन को हम यहीं पे एंड करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे आप जितना भी समय बचा है हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आप तक पहुंचा सकें और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। इसी के साथ में आज की क्लास को मैं एंड करूंगी। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे हम। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।